एक ऐसी गलती जो हर हालत में नहीं करनी चाहिए, जो कमर्शियल व्हीकल या किसी भी तरह का व्हीकल खरीदने जा रहे हैं। सच में ऐसी डील हो जाती है कि 50 लाख का ट्रक 10 लाख में मिल रहा है। उसमें क्या है कि उसके बाद में कुछ पोस्ट खर्चे होते हैं, उसके अंदर उसके टैक्सेस की लायबिलिटी होती है, इंश्योरेंस लायबिलिटी होती है। प्रॉब्लम डील में नहीं होती, प्रॉब्लम कैलकुलेशन में होती है कि भाई कई बार सही कैलकुलेशन नहीं कर पाता। 5 लाख की गाड़ी खरीदी, मुझे 12 लाख की पड़ गई। मैं कह रहा हूँ 100 में से 90% लोग नहीं, उन्हें पता ही नहीं पीडीआई का मतलब क्या है। अगर कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आना चाहता है तो उसको शुरू में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको एक नॉलेज लेनी पड़ेगी कि आपको किस ट्रांसपोर्ट लाइन में आना है। ऑक्शन में सबसे कॉस्टली मिस्टेक जल्दबाजी, 0% फाइनेंस, रियलिटी या ट्रैप। ट्रैप, ट्रक खरीदते समय फर्स्ट चेक। डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई बहुत सस्ती डील मिल रही है, 50 लाख की गाड़ी 10 लाख में, तो आदमी अलर्ट हो जाए कि कहीं ना कहीं कोई बात है। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखें उस चीज को। आज आप समझेंगे ऑक्शन व्हीकल में पैसा बनता है या खामोशी से डूब जाता है। आज हमारे साथ हैं विशेष मेहमान श्री मनोज परिहार जी, जो बैंक ऑक्शन इकोसिस्टम को ग्राउंड लेवल पे हैंडल करते हैं, उनकी बारीकियों को समझते हैं और हजारों बायर्स के रियल एक्सपीरियंस को उन्होंने देखा है। आज हम इनसे सीधी बात करेंगे। मनोज जी, स्वागत है आपका। थैंक यू अमित जी, आपने अपने चैनल पे बुलाया। आपके इस चैनल के माध्यम से जो लोगों की क्वेरी है रिगार्डिंग ऑक्शन, यूज व्हीकल है या फाइनेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, उसका सॉल्यूशन लोगों को मिल जाएगा, कुछ उनको फायदा मिलेगा। थैंक यू मनोज जी। अब शुरू करते हैं पॉडकास्ट। मनोज जी, लोग कई बार डील को देख के आकर्षित हो जाते हैं कि कहते हैं बहुत सस्ते में मिल रही है, लेकिन बाद में वो पछताते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि उन्हें पछताना पड़ता है? वो ट्रक तो ले लेते हैं, कहते हैं हर चीज सस्ता मिल रहा है ले लो, लेकिन बाद में वो पछताते हैं। क्या वजह है ऐसा होता है? दरअसल क्या है ना सर, इसके अंदर ना एक लैक ऑफ नॉलेज होती है आदमी को। कोई भी आप डील आपको आकर्षक लग रही है तो उसमें डील की कमी नहीं है, बट है कि आपकी जो लैक ऑफ नॉलेज है, जो आप किस माइंडसेट से आए हैं। कोई भी आप ऑक्शन में या कहीं भी कोई गाड़ी, पुरानी गाड़ी नॉर्मल मार्केट से भी परचेज करो, जी। तो आपको क्या है कि पहले आपको फर्स्ट आपकी नीड देखनी पड़ेगी, आपकी नीड क्या है, और नीड के हिसाब से फिर आपको प्रोडक्ट या जो व्हीकल है वो चुनना पड़ेगा। जी। और उसमें क्या होता है, मार्केट में तो ऑप्शन रहते ही है कि भाई ये है ले लो, वो ले लो, लेकिन क्या है कि हमें अपना उस टाइम पे अपना माइंड को देखते हुए चलना, माइंड से और लोगों की राय लेके प्रॉपर चलना चाहिए कि भाई डील अच्छी लग रही है। आप जैसे आपने बताया कि 20 लाख का ट्रक है, आपको 5 लाख में मिल रहा है। सर ऐसा नहीं होता। जो भी ऑक्शन का ट्रक होते हैं, किसी भी ऑक्शन से आदमी कहीं से भी लेगा, तो उसमें क्या है कि उसके बाद में कुछ पोस्ट खर्चे होते हैं। पोस्ट खर्चे क्या होते हैं कि देखो, कोई भी ट्रक, कॉमर्शियल ट्रक है, उसके अंदर उसके टैक्सेस की लायबिलिटी होती है, इंश्योरेंस लायबिलिटी होती है, कुछ उसका मेंटेनेंस होता है, कुछ वो जब उसको लेके आएंगे टायर हैं। तो जब सारा एक्सपेंस करेगा तो उसको ओवरऑल जाके मार्केट से नो डाउट नुकसान नहीं है, उसको फायदा होगा। बट है कि ये कहें कि 20 लाख में 20 लाख की चीज 5 लाख मिल जाएगी, वो नहीं होता। इसका मतलब अगर कहीं सस्ती डील मिल रही है तो उसके बाद के खर्चे बहुत हैं, खर्चे होते हैं जो उसको वही महंगा पड़ जाएगा बाद में। हाँ, तो इसलिए क्या है कि डील से पहले वो पहले सारे खर्चे देखे हम्म। और वहां पूरा क्वेश्चन करे कि भाई ये कैसे होगा, क्या होगा, क्या इसके अंदर खर्चा आएगा, उसके बाद डील करे तो उसको कोई नुकसान नहीं है किसी तरह। थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे इस चीज को। मतलब एक्सप्लेन, जैसे मान लो कोई खर्चा, कोई गाड़ी है, उसको मान लो मैं कार का उदाहरण देता हूँ। आप चलो कॉमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल व्हीकल, मान लो कोई ट्रक है, इसकी मार्केट में 22 से 23 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू है, और अगर 2 या 3 साल पुराना है तो नॉर्मल मार्केट में वो 14 से 15 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। और 14-15 लाख रुपए की गाड़ी है, अगर कोई आपसे बोलता है कि 5 या 6 लाख में मिल रही है, तो सब 5-6 लाख में तो आप जाएगी नो डाउट। बट है कि उसके बाद आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे उसके अंदर, जैसे टायर हैं, क्योंकि जब फाइनेंस की या ऑक्शन की कोई भी गाड़ी आती है तो उसके अंदर क्या होता है कि 2 तरह की डील होती है। एक तो होता है कि रफ गाड़ी होती है, जैसे आप लोग फ्लैट परचेज करते हो ना, तो रफ फ्लैट हो गया कि बाद में आपको उसके अंदर एक्सपेंस करना है, 5-10 लाख खर्च करना है। सेम इसी तरह ट्रक में होता है कि रफ ट्रक है, मान लो बैंक का है, ट्रक खिंचा हुआ है, ऑक्शन का है, फाइनेंस कंपनी ने किस्तें नहीं दी, लोगों ने, वो ट्रक खड़ा हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि जो इस तरह का ट्रक खड़ा होता है तो उसके अंदर कंडीशन 2 तरह की होती है। आप पहले गाड़ी को चेक करो
अगर हो सके आप किसी, आपको नॉलेज नहीं है, आप किसी एक्सपर्ट से चेक कराओ, उसके अंदर जो आपके खर्चे हैं, जेन्युइन खर्चे हैं, वो आपको बताएगा। इवन जिससे भी आप ले रहे हो उनसे भी पूछो, वो भी जवाब देंगे, नो डाउट। आप पूछोगे तो बताएंगे वो कि सब इसमें क्या खर्चा आएगा। ठीक है, 100% नहीं बताएगा, 80% तो बोलेगा, 70% तो बता ही देगा कि भाई इतना खर्चा है। वो सारे खर्चे जोड़ने के बाद में फिर आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू पता लगेगी कि इसके ट्रक की एक्चुअल वैल्यू क्या है। एक्चुअल में मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, हाँ, कितना पैसा निकलेगा मेरी जेब से। कुछ उसमें करंट के खर्चे होते हैं, कुछ पोस्ट खर्चे होते हैं। उसमें क्या है कि टैक्स की लायबिलिटी है, और आपका इंश्योरेंस है, टायर है, आपका ओवरऑलिंग है, मैकेनिकल चीजें होती हैं, कुछ टाइम रहते हैं वो खराब हो जाती हैं, वो चेंज करानी होती है आपको। तो उसके बाद कहीं जाके एक्चुअल कॉस्ट निकल के आती है। और मेरा ये कहना है कि ऑक्शन का व्हीकल बुरा नहीं होता, बट है कि आप समझदारी से उसको लें, आप किसी की बातों में ना आए। एक तो बैंक ऑप्शन का व्हीकल है, बैंक ने कहा जी मेरा व्हीकल भेज दो आप, उसने बेस प्राइस तय कर दिया, उसके ऊपर जितने का भी जाए भेज दो। एक तो वो गाड़ी हो गई, और एक दूसरी गाड़ी हो गई, मेरा ट्रक है मुझे बेचना है, तो मैं गया जी मेरा ट्रक निकलवा दो। तो उन दोनों में फर्क क्या होता है सर? जो इंडिविजुअल का जो ट्रक होता है ना, जो इंडिविजुअल बेच रहा है, तो उसका भी देखा जाता है कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई मार्केट में 3 से 4 साल 5 साल ट्रक चलाते हैं, उसके बाद वो अपना नया परचेज कर लेते हैं। उनका नेचर बिजनेस ऐसा होता है कि उनको नए ही ट्रक चाहिए होता है, बाद में वो यूज ट्रक को सेल आउट करते हैं। वो गाड़ी क्या है कि मार्केट में थोड़ा रेट उसका महंगा होगा, लेकिन वो मेंटेन होती है। बाकी जो बैंक ऑक्शन में गाड़ी आती है, कई बार क्या है कि आपको अच्छी मेंटेन गाड़ी मिल जाती है, सब आपको कॉस्ट, कई बार आपको गाड़ी थोड़ा सा रफ मिलती है। और सबसे बड़ा जो खर्चा इसके अंदर आता है, वो आता है आपका रजिस्ट्रेशन का। मान लो आप दिल्ली में रह रहे हैं, एनसीआर में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, तो आपको तो HR नंबर गाड़ी चाहिए होगी। मान लो आपने गाड़ी सस्ते के उस चक्कर में आपने बाहर के नंबर गाड़ी ले ली, बिहार नंबर, बंगाल नंबर, कर्नाटका, कहीं बाहर की गाड़ी ले ली, तो आपको क्या है कि वहां से RTO परमिशन लेके गाड़ी यहाँ लेके आना पड़ेगा। यहाँ की रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वो खर्चे आपके कॉस्ट बढ़ जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराओ नहीं तो री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, आपका वहां तो ट्रांसफर होगी नहीं गाड़ी। आपके पास RTO ऑफिस के रूल हैं कि आप जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हो, आपको आपके नाम गाड़ी वहां से ट्रांसफर हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने ट्रक खरीदा, ये खरीदा, सपोज मैंने नागालैंड में ट्रक खरीदा एक, तो मुझे अपने नाम में कराना है, तो मैंने वही नागालैंड में अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवा दिया। एक ही दोस्त कोई जानकर रहता था, यार ट्रक मुझे अपना नाम डलवाना है, दे दे, उससे डॉक्यूमेंट वगैरह अरेंज करके मैं रेंट पे रहता हूँ, वो रहता हूँ, मैंने अपना दे दिया। तो उसमें क्या दिक्कत है, मुझे तो कम पड़ गया, फिर मैं उसको दिल्ली में चलाऊं, कहाँ चलाऊं, ऑल इंडिया परमिट में है वो कोई इशू नहीं है। मैं वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ अथॉरिटी के अंदर ये चीज पॉसिबिलिटी है, कुछ अथॉरिटी में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि आप चेंज नहीं करा सकते। आपको क्या है कि वहाँ लोकल ID प्रूफ चाहिए होगा। जैसे कोई अथॉरिटी ऐसी है कि जिनमें क्या है कि ये रूल थोड़ा सा लिबरल होता है, लोग अपना जैसे आपने बताया एग्रीमेंट करा लेते हैं, उसमें भी उनको कॉस्ट थोड़ी कम पड़ जाती है। बाकी के कॉमर्शियल ट्रक में अगर आप ले रहे हो तो कोशिश ये करो कि जो आपकी अथॉरिटी है, आप उस अथॉरिटी का ही ट्रक चलाओ, क्योंकि आपको चलना है, अगर नेशनल चलना है फिर तो कहीं का भी ट्रक चल जाएगा। आपको लोकल चलना है, अगर आप और आपको दिल्ली चलना है, तो आप अगर बाहर के नंबर गाड़ी रखोगे ना, तो डेली कोई ना कोई आपको खर्चे बढ़ जाएंगे आपके उसमें, क्योंकि बाहर के नंबर को गाड़ी को बहुत ज्यादा चेकिंग होती है उसकी। अच्छा, हाँ, तो खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि अगर आपको लोकल चलना है तो आप लोकल नंबर गाड़ी रखो। जैसे कार में भी होता है, आप दिल्ली में आपने बाहर के नंबर गाड़ी रखी है, आपको आपका जो लोकल डेली रोकेंगे, भाई पेपर चेक कराओ, जब तक उनको पता लग जाए कि आप लोकल हो। ये तो देखा है कि हरियाणा की गाड़ी तो बहुत चलती है, राधे दिल्ली में है, लेकिन हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, बहुत चलता है। NCR में सर देखो, आप यूपी नंबर हो गया, आपका हरियाणा नंबर हो गया, और दिल्ली नंबर है, ये आपका RJ नंबर है, ये चल जाते हैं फिर भी, क्योंकि NCR के क्षेत्र में आसपास जो अथॉरिटी है। बट है कि बाहर का नंबर आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, चेकिंग आती है उसकी, चेकिंग कब, अगर पेपर पूरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत खूब। और जैसे आपने बताया कि इतना रिस्क है इसमें, उसके बावजूद भी लोग सस्ती गाड़ी के चक्कर में खरीदने चले जाते हैं कि सस्ता ट्रक मिल रहा है, चलाएंगे, पैसे कमाएंगे, दिमाग में ये बात होती है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? सर देखो, एक मेंटलिटी होती है। चलो ये तो ट्रक है, आजकल क्या है कि आप कपड़े लेने जाओगे, मार्केट में शॉपिंग करने जाओगे, बाय 1 गेट 2 फ्री,
बट है कि वो फ्री कैसे आ रही है, वो वन में ही इसकी कॉस्ट जुड़ी हुई है। लेकिन जो ट्रक है, ट्रक के अंदर या कार के अंदर क्या होता है कि आदमी को ये बेनिफिट होता है कि नई गाड़ी महंगी है, हाँ, वो हर आदमी नई आदमी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता या नया ट्रक अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसको क्या लगता है कि जैसे ड्राइवर है, तो ड्राइवर का क्या होता है कि सपना होता है कि आज मैं ड्राइवर हूँ, कल मैं मालिक बनूंगा। तो वो क्या है कि दो तीन 4 लाख रुपए की उसने डाउन पेमेंट इकट्ठी की अपने जो उसने अर्निंग करी उससे। उसके बाद में क्या है कि अपने गया एक यूज ट्रक लिया और ट्रक लेके और अपना चलाया, खुद चला रहा है तो उसका ड्राइवर का भी उसका खुद का निकल रहा है, अपना वो कमा के ईएमआई भर देता है। तो वो उसके लिए एक बेनिफिट वाली चीज है। सेम में क्या है कि अगर नई गाड़ी लोगे तो आपके एक ईएमआई में बहुत डिफरेंस आएगा। आप ये समझो कि सेम गाड़ी है और अगर नई गाड़ी लोगे तो उसकी ईएमआई 85,000 आ रही है, और सेम गाड़ी अगर आपने पुरानी ली तो आपके हो सकता है आपके ईएमआई 55 के आसपास आ जाएगी। तो आपको 30,000 रुपये आपको बच रहा है। 30 में से आप 5,000 रुपये पुरानी गाड़ी है तो मेंटेनेंस का लगा दो तो भी फायदा है उसको। और फिर सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यूज ट्रक में न्यू ट्रक लाते या न्यू कार लाते, जैसे आप नई कार लाते उसकी वैल्यू एकदम से डेप्रिशिएट होती है। एकदम आपने एक बार गाड़ी मार्केट में आ गई, ट्रक है कार कोई भी है, तो मार्केट में जो वैल्यू उसकी डाउन हो गई अपने आप, उसके बाद तो डेप्रिसिएशन होना नहीं है। तो कल को अगर उसका बिजनेस नहीं भी चलता है या किसी कारण से ट्रक को बेचना पड़ता है तो उसको इतना लॉस नहीं होगा बजाय कि नई गाड़ी। ये था कि शोरूम से मैंने गाड़ी ली और शोरूम से मैं बाहर लेके आ गया और मैं फिर गया जी खरीद लो तो एकदम पैसे वो देगा नहीं, कहेगी ये तो सर डेप्रिसिएशन जाता है। मैं आपको छोटा सा अपना उदाहरण बताता हूँ। मैंने इससे पहले कार ली थी 5.5 लाख रुपए की, मान लो किसी, मैं आपके बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ, 5.5 लाख की कार ली और उसके बाद में उसको मैंने 3 लाख किलोमीटर चलाया। 3 लाख किलोमीटर चलाने के बाद यूज कार रही थी, 3 लाख किलोमीटर चलाने के बाद में आफ्टर 10 ईयर वो गाड़ी मैंने 2,31,000 रुपए की सेल कर दी। तो मेरा डेप्रिसिएशन क्या आया? कुछ नहीं आया, अपने एक तो प्रॉफिट में ही हो। सेम अगर उसी सिनेरियो में मैं नई कार खरीदता, नई कार उस टाइम पे 8.5 लाख रुपए की मार्केट थी, 8 लाख की मिल रही थी। आज अगर मैं 2,31 में बेचता तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना जा रहा था? 6 लाख, ऑलमोस्ट 6 लाख से। तो उसमें आपके खर्चे भी दिए होंगे मेंटेनेंस वगैरह के? जो सब इतना खर्चा नहीं आता अगर आपको वेल मेंटेन चीज मिल जाती है, चाहे वो ट्रक हो चाहे कार हो। मतलब ये कि वेल मेंटेन चीज लेनी चाहिए, वो आपको चाहे से थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़े। आजकल क्या है कि मार्केट में एक्सपर्ट भी आ गए हैं जो कि अपना फीस चार्जेस करते हैं। आप उनसे एक पीडीआई वर्ड होता है जब आप गाड़ी लेते हो ना, प्री डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। हाँ। मैं कह रहा हूँ 100 में से 90% लोग नहीं, उन्हें पता ही नहीं पीडीआई का मतलब क्या है। और शोरूम वाले भी क्या करते हैं कि आपने कभी नई गाड़ी परचेज करी होगी, कभी आपने पीडीआई नहीं करी होगी। नहीं करी, मैंने नहीं करी कभी। वो पीडीआई में क्या होता है कि आदमी यही चेक करता है कि गाड़ी एक्चुअली क्या, शोरूम पे भी आपको गाड़ी पेंट मिल जाएगी। आप बैंक ऑक्शन की बात कर रहे हो, कई बार शोरूम पे आपने देखते हो केस आते हैं कि शोरूम पे आपको एक्सीडेंट गाड़ी दे दी रिपेयर करके, पता तो चलता नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? कह रहा हूँ वही तो उसके लिए क्या है कि आज के टाइम मार्केट में एक्सपर्ट आ गए जो कि अपनी फीस चार्ज करते हैं आपके लिए। बिहाफ पे थर्ड पार्टी एजेंसी होती है, वो आपका पीडीआई करके दे देंगे आपको गाड़ी का पूरा चेक करके पूरा। अच्छा, हमारे साथ जाएंगे करके बता देंगे। आपने बता दिया कि मैं उस शोरूम से या जहाँ से गाड़ी ले रहा हूँ या किसी से यूज ट्रक ले रहा हूँ या कुछ भी ले रहा हूँ, कार ले रहा हूँ, तो आपके बिहाफ पे जाके पीडीआई कर सकते हैं। अच्छा, उससे क्या है कि आपको जेन्युइन मिल जाएगी, जेन्युइन पता लग जाएगा, रिपोर्ट मिल जाएगी गाड़ी की कि कितनी चली है क्या नहीं है। कार के अंदर अक्सर मीटर बैग का आता है, मीटर बैग है, मीटर बैग है। इधर ट्रक में भी हो जाता है वो हर एक में? ट्रक में सर मीटर का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कुछ परसेंटेज में होता है। बट है कि ट्रक में मीटर का इतना आदमी ध्यान नहीं देता। हाँ थोड़ा देखता है, अगर 5-6 लाख से ज्यादा चला हुआ है तो आदमी थोड़ा देखता है कि कुछ 5-6 लाख चलने के बाद में तो कुछ जेन्युइन पार्ट है जिनको कि आदमी को ओवरहालिंग करनी पड़ेगी या चेंज करना पड़ेगा। ये स्मार्ट, आजकल तो स्मार्ट मीटर आ जाते हैं तो वो भी बैक हो जाते हैं, सब कुछ है, सब डिजिटल होते हैं। ट्रकों में भी डिजिटल आने लगे हैं। हाँ, सब डिजिटल तो और आसानी से हो जाता है। क्या बात है, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उसको चेंज करना और आसान हो गया उसमें। लेकिन क्या है कि कारों में आप पकड़ सकते हो, ट्रक में भी पकड़ सकते हो। आजकल सिचुएशन भी ऐसी है ना, आप अगर वो उसने शोरूम पे गाड़ी की सर्विस कराई होगी या ट्रक की सर्विस कराई होगी तो हर शोरूम पे जैसे आते हो ना, आपके किलोमीटर रीडिंग ऐड नोट होती है कि भाई इतने किलोमीटर पे आपने ये सर्विस कराई। और उसके बाद में जब आप दोबारा लेके जाओगे तो रीडिंग नोट करते हैं, तो आदमी उस चीज़ को पकड़ सकता है। जैसे आपने गाड़ी की सर्विस की बात करी तो ये आ रहा है जो कमर्शियल व्हीकल हैं इनका लंबा रूट होता है,
तो ये शोरूम से मतलब वर्कशॉप से करवाते हैं या कहीं लोकल मैकेनिक से ही नॉर्मली नहीं करा सर, लेते हैं? आजकल क्या जो नई गाड़ियां आ रही हैं, टेक्नोलॉजी इतनी वो हो गई कि इनके अंदर सब के अंदर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया है। ये मैं ट्रक की लैपटॉप बात लगता कर रहा है, हूँ, ट्रक की। ट्रक के लिए बता रहा हूँ मैं। ट्रक में भी आपको 5 साल तक शोरूम में ही सर्विस होती है, क्योंकि क्या है कि बाहर छोटा मोटा काम करा लेगा वो। मान लो आदमी को थोड़ा बहुत ऑयल चेंज कराना है, टॉप अप कराना है या ग्रीसिंग करानी है, वो करा लेगा। अदरवाइज मेजर सर्विस के लिए उसको उधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। जब ब्रेक शू वगैरह रहेगा तो सब वहीं जाना पड़ेगा सब उसको। टोटल काम आपको अब ट्रक का 5 साल तक तो आपको अंदर ही कराना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हो गई, लैपटॉप लगाएगा, सारा सिस्टम है उसमें से, सारा ही आपका लैपटॉप से ही ऑपरेट होता है। कोई भी अगर फॉल्ट आ रहा है तो वो लैपटॉप से ही चेक करेगा, बाहर वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ही नहीं। तो कई तो ट्रक हमने देखे हैं बड़े होते हैं, जहाँ ड्राइवर बैठता है वो हिस्सा और जो पीछे का हिस्सा दोनों अलग होते हैं, जैसे बीच में जोड़ा हुआ है, वो उस हिस्से को ऊपर नीचे कभी भी कर लेते हैं। नहीं, आप एक तो होता है, देखो आपका चेसिस वाला ट्रक होता है कि इसमें एक ही बॉडी होती है। एक होता है ट्रक ट्रेलर होता है। मतलब ट्रेलर से मतलब ट्रेलर मतलब एक उसको वो देसी भाषा में हॉर्स बोलते हैं, और पीछे उसकी ट्रॉली लगी होती है। जब वो मुड़ता है वो 90 डिग्री एंगल पे मुड़ता, आपने देखा होगा, लंबा होता है पीछे। हाँ लंबा और होता है। उसके मोस्टली जो हैवी लोड के लिए एससीबी व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल आते हैं, तो ये ट्रक वो ट्रक अलग होता है, उसमें क्या अलग ट्रॉली भी जो हट जाती है उसकी ट्रॉली, उसको देसी भाषा में हॉर्स बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी। तो उसमें देखे वो साइड में कुछ नहीं लगा होता, जैसे मेट्रो के वो नहीं होते जिसके ऊपर मेट्रो चलती है, बड़े बड़े पिलर टाइप, हाँ तो वो उस पर रखे हुए आते थे, मैंने हाँ, देखे हैं। वो प्लेटफॉर्म बॉडी होता है, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म होता है वो। अच्छा। तो वो एक्चुअली क्या है ना, हैवी जो बल्क होते हैं, इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट हो गए या आपका, उसके लिए यूज होता है वो। ये बड़े कॉस्टली होते होंगे ये। हाँ सर, ट्रक एक्चुअली क्या है कि ट्रक आपका स्टार्ट ही अब, पहले मैं बात करता हूँ तो 2009-10 में, मतलब 9-10 के 4-5 3 4 में, 3 या 4 में जब लोग फाइनेंस करते थे, 6.5-7 लाख से ट्रक स्टार्ट हो जाता था, 6-6.5 लाख का ट्रक। अब वही ट्रक आज के टाइम पे आपको 24 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख तक ट्रक आ रहा है। मतलब मुझे ट्रक लेना है आज की 407 भी, तो मुझे कम से कम 20-25 लाख चाहिए होंगे हाँ नहीं, जिनमें। आपके सर लोड के ऊपर है कि आपका काम क्या है। नॉर्मली क्या है, जैसे आपका एक आपने बर्ड सुना होगा, छोटा होता है, छोटा हाथी सुना होगा, छोटा हाथी मंगा देते हैं। तो ये छोटा हाथी जो ट्रक होता है ना, ऐसी भी सेगमेंट में आते हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं आपके 6-6.5 लाख से। अच्छा। उससे पहले फिर 3 व्हीलर होता है लोडिंग वाला, वो भी आपका 3-3.5-4 लाख से स्टार्ट है, उससे नीचे कुछ नहीं है। 3-3.5-4 लाख से आपका स्टार्ट होगा, और ये आपका 65-70-80-85 लाख तक जाता है, बड़े से बड़ा कॉमर्शियल व्हीकल में। जो यहाँ अगर किसी को पैसा कमाने और नॉलेज है तो लग्जरी गाड़ी की जगह ये ले ले, अपना पैसे कमाएगा। सर देखो, सबका अलग फील है कि देखो मार्केट में सर कई तरह के यूजर होते हैं। एक तो होता है कि नॉर्मल ट्रांसपोर्ट पे गाड़ी लगा के अपना चलाएगा। एक होता है कैप्टिव यूजर, ये आपने वर्ड सुना होगा। कैप्टिव यूजर क्या होता है कि अगर मेरा खुद का काम है, जैसे ईंट भट्टे वाले हो गए या रोडी क्रेशर वाले हो गए, ये कैप्टिव यूजर होते हैं। इनका खुद का काम है कि ठीक है, अपना खुद का स्टॉक है, बाहर से माल मंगाया, ईंट रोडी बदरपुर मंगाया, अपना स्टॉक में डाला, अपना काम के लिए यूज कर रहे हैं वो। एक होते हैं जो ट्रांसपोर्ट पे यूज करते हैं, जो वो क्या है कि जो लॉन्ग रूट पे चलती हैं गाड़ियाँ, कि अपना जैसे मंडी हो गई, मंडी से इधर से माल उठाया क्रॉप में जी। उसको साउथ में ले आ रहे हैं, साउथ से इधर आ रहे हैं, तो वो लॉन्ग रूट वाले ट्रक होते हैं। हम लोग ट्रांसपोर्टर के पास अपना नाम हाँ। लिखवा देते हैं, जब ऑर्डर हो तो बताना, हम ट्रक भेज देंगे। हाँ, आजकल सर वो सब चीज भी खत्म हो गई है। आजकल सब डिजिटल, इतना डिजिटल हो गया है कि ऐप बन गए हैं, आपके पास खुद से आप मैसेज आ जाएगा। आप किसी कंपनी, जैसे आपने कभी लिखा होगा, ऐप होते हैं बड़े बड़े बुकिंग ऐप। पोर्टर का तो सुना है मैंने। हाँ, पोर्टर, जैसे पोर्टर हो गया, इसी तरह से बड़े बड़े ऐप बन गए हैं। ट्रांसपोर्टर सब ऑनलाइन है, भाई इतना लोड निकल रहा है, यहाँ से लगाना है। कुछ ट्रक फिक्स लगे होते हैं, जो पहले आपने बर्ड सुना होगा यूनियन। पहले यूनियन, अब थोड़ा कम हो गया है। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसके आसपास का जो गांव है, उन्होंने अपनी यूनियन बना ली कि जी हम हमारे ट्रक आपको लेने पड़ेंगे, तो वो उनमें भाड़ा अच्छा होता है। यूनियन में अटैच जो गाड़ियाँ होती हैं वो लोकल लोगों की गाड़ियाँ होती हैं, उनको फिक्स भाड़ा मिलता है।
कुछ जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं जो ओपन चल रहे हैं, जहां से वहां से लेके चल वहां रही से है। लेके चल दी है। हाँ, नहीं इसमें भी इतना आसान नहीं है सर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कमर्शियल इंडस्ट्री। अब मैं बताऊं, आने वाला टाइम ना, जैसे आप बता रहे हो ना, व्हील्स हब वाला सिस्टम अब चल गया है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के एनसीआर के आसपास केएमपी बना हुआ है। आने वाले टाइम में केएमपी से आगे भी एक और हब करते हैं बस। उसको व्हील हब बोलते हैं। जैसे आपका साइकिल होती है ना, साइकिल का जो किल्ली वाला वो जो व्हील होता है, बीच में एक हब होता है और आसपास वो पूरा घूम रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो बड़े लोड की जो माल है, आपने देखा होगा कि आप दिल्ली से बाहर निकलो या हरियाणा साइड जाओ या किधर यूपी साइड जाओ, तो आप कुछ बड़े बड़े हब बन गए हैं। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टरों ने अपने खोल लिए हैं, अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, इनका बड़े बड़े गोदाम है जो आपको ऑनलाइन सामान मंगाते हो या, तो उनमें क्या होता है कि वो उनके सब बाहर हैं दिल्ली एनसीआर से। तो वो क्या है कि बड़े बड़े गोदामों में बड़ी गाड़ियों से ट्रक आएगा, जैसे अपना जो ट्रक होता है, ट्रक ट्रेलर से माल आएगा जो कि 55-60 टन तक माल लेके चलते हैं, वो वहां उतार देंगे। फिर छोटी गाड़ियों से वो माल आपके शहर में आएगा। तो ये व्हील हब कॉन्सेप्ट है। एक इसमें कंटेनर होते हैं कि वो ट्रक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कंटेनर रख दिया, जैसे एक्सपोर्ट का काम होता है। कंटेनर में माल भरा और उसको क्रेन से उठा के ट्रक के ऊपर रख दिया प्लेटफॉर्म पे। तो उसको क्या कहते हैं, इसमें खतरा नहीं होता कि उठा के नहीं सर, लॉक होता है, प्रॉपर लॉक होता है वो। अच्छा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कंटेनर की। आपका आपके दिल्ली में इधर अपना फरीदाबाद साइड में वो चाहे का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पूरा कंटेनर का डिपो है। बाकी पोर्ट पे पूरा आजकल तो जो ट्रेड है ना, इसी कंटेनर पे ही चल रहा है। उसमें क्या था कि प्लेटफॉर्म बॉडी होती है, कंटेनर लोड किया, यहाँ से उधर ले गए, उधर से उधर ले गए। तो उसमें क्या है कि बाकायदा कंटेनर का भी आपने देखा होगा, उस पर नंबर कोड लिखा होता है। तो कंटेनर, जैसे मेरा कंटेनर ट्रक किसी और का माल आया, कंटेनर मैं सप्लाई कर रहा हूँ, भर दिया, मुझे अपना किराया मिल गया, ऐसा होता है या मेरा? नहीं, उसमें क्यों लिखा होता है कि शिपिंग इंडस्ट्री होती है, कंटेनर के बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास कंटेनर होता है। जैसे आपने जो गुड्स किया, तो आपको एक स्पेसिफिक कंटेनर का नंबर अलॉट हो गया कि ये नंबर का कंटेनर में आपका माल है। वो कंटेनर शिप से आएगा, पोर्ट पे उतरेगा, पोर्ट पे उतरने के बाद में फिर वो ट्रक में लोड होके आएगा। कंटेनर आपका वही सेम चलेगा क्योंकि आपका माल है। बाकी तो नीचे के जो ट्रांसपोर्टेशन वो चेंज होता रहेगा, तो मतलब ये भी अच्छा काम है कि लोड अनलोड करने की जरूरत ही नहीं, वो एक ही टाइम होगा, एक टाइम लोड हुआ, हाँ, और फाइनल डेस्टिनेशन में अनलोड हो जाएगा। जाके वो उसमें डिपो होते हैं, उस डिपो के अंदर उतर जाता है। और जो नॉर्मल ट्रक कंटेनर होते हैं उनमें फिक्स होता है वो कंटेनर। वो क्या है कि वो लूज माल लेके चलते हैं कि भाई यहाँ से माल भरा, वो आ जाके उतार दिया। तो इनमें भी सब कंप्यूटराइज सिस्टम होता जा रहा है। सर आपका कोई भी कंटेनर कहाँ है, पैन इंडिया पूरा वर्ल्ड में आपको सबके नंबरिंग होती है, पता होता है कि कौन कंटेनर कहाँ पे, सबकी ट्रैकिंग होती है। ट्रैकिंग होती है। मनोज जी ये बताइए, सच में ऐसी डील हो जाती है कि 50 लाख का ट्रक जो है 10 लाख में मिल रहा है, और लोग इसलिए आ जाते हैं, 50 लाख का इतना बड़ा ट्रक मुझे 10 लाख में मिल रहा है, चलो यार ले लो, कमाएंगे। सर देखो, वो डील देखनी पड़ती है। अगर आप लोकल मार्केट से परचेज कर रहे हो, जो मार्केट में जो कार के लिए बहुत सारे डीलर बैठे होते हैं, आप देखते हो ट्रकों के डीलर बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, पुरानी गाड़ी ली और उसको चेपा बड़ा पेंट पूंट कर करा के और सजा दजा के उसके ऊपर, वो कहते हैं ना पुरकुर, वो बोलते हैं आप गाड़ी लेने गए बाबूजी, बुलबुल का बच्चा है जी, और बुलबुल का बच्चा बाद में कैसा निकले वो हम और आप नहीं समझ सकते। इसलिए वो थोड़ा सा उस बुलबुल के बच्चे से बचना है। ऑक्शन में ऐसा नहीं होता। ऑक्शन में आपको रफ गाड़ी मिलेगी, बट है कि आपको डॉक्यूमेंट से लीगली या किस तरह से आप परेशान नहीं हो सकते हो। टाइम लगेगा, कई बार हो जाता है, लेकिन क्या है कि आपको प्रॉपर वे में गाड़ी मिल रही है। ये रफ गाड़ी क्या मतलब, जैसे एक गाड़ी चला रहा है, वो डिफॉल्टर हो गया, बैंक उसने गाड़ी बैंक को दे दी, भैया मैं नहीं चुका पा रहा, कैंपिंग कर रहा है, ठीक है, सेटलमेंट हो गया उसका, अब गाड़ी बैंक के पास है, बैंक ने आपके पास भेज दीजिए, ऑप्शन कर दो इसका। तो इसमें ये रॉ गाड़ी कैसी होगी, चल तो रही है वो? एक्चुअली क्या है कि जब कस्टमर दो कंडीशन में गाड़ी देता है, तो चल नहीं पा रही है उसके पास, चलने के साथ दो ही कारण होते हैं, या तो वो उसके पास सोर्स नहीं है या उसके पास कैपिटल नहीं है। क्योंकि अगर आप 20 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो आपको कम से कम आपके पास 5 से 10 लाख 5 लाख रुपए कैपिटल हमेशा होना चाहिए। क्योंकि गाड़ी के अंदर टायर का खर्चा, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अचानक हो जाते हैं। इंश्योरेंस चलो पता है आपने 1 साल का करा लिया, आपको पता है 1 साल से पहले एक्सपायर होना नहीं है, सही बात है, परमिट है अपना करा लिया, टैक्स भर दिया। बट गाड़ी का टायर है, एक्सीडेंट हो गया अचानक से, गाड़ी का टायर फट गया
या कोई मैकेनिकल बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ गया गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर, तो वो जो आकस्मिक खर्चे होते हैं, जब वो खर्चे के पैसे नहीं बचते आदमी के पास, तो आदमी क्या करेगा, फिर वो गाड़ी कई बार बैंक में सरेंडर कर देता है। सरेंडर हो गया कि सब पकड़ो आप, कि भाई मेरे बस की नहीं चलानी, आप अपना उसको बेच के अपना पैसा वसूल कर लो। कुछ कंडीशन में जैसे बिलफुल डिफॉल्टर होते हैं कि गाड़ी अच्छी चल रही है लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं पैसा देने की, उनको बैंक क्या है कि कोर्ट केस करके गाड़ी उनको अपने पोजेशन में लेती है। वो गाड़ी आपको अच्छी मिल जाती है क्योंकि वो गाड़ी चल रही है और सब कुछ मेंटेन है, लेकिन वो बंदा बिलफुल डिफॉल्टर है, यानी कि उसकी नियत ही नहीं है पैसा देने की, वो गाड़ी आपको अच्छी मिल जाती है। तो इसमें रफ गाड़ी भी होती है, अच्छी गाड़ी भी होती है, वो आपके ऊपर है कि आपको डील कैसी मिल रही है, कौन सी डील आप पकड़ोगे। उसके अंदर पेपर भी पूरा मिल जाएगा आपको, कई बार गाड़ी के टायर भी अच्छे मिल जाते हैं और गाड़ी का ओवरऑलिंग भी अच्छी होती है। कई बार रफ गाड़ी मिलती है आपको, क्योंकि गाड़ी जैसे एकदम से सेल नहीं हो जाती, तो लिटिगेशन में टाइम लगता है, उसको महीने 2 महीने लगते हैं उसको, क्योंकि अननेसेसरी कोई बैंक है या कोई भी कंपनी है तो वो उसको टाइम देगी ना ग्राहक को भी, गाड़ी पकड़ने के बाद में भी पहले फर्स्ट राइड तो उसी का है, सही भाई, या तो आप पैसा अपना वसूल कर लो, अपना हमारा पैसा दे दो और अपनी गाड़ी को ले जाओ। जब वो नहीं आता है तो बैंक या कंपनी है कोई भी उस गाड़ी को सेल आउट करती है। इसका मतलब ये है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर कोई बहुत सस्ती डील मिल रही है 50 लाख की गाड़ी 10 लाख में, तो आदमी अलर्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं कोई बात है। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखे उस चीज को। और इतना नहीं होता सर, देखो मार्केट से आपको फायदा मिलेगा, नो डाउट, बैंक ऑक्शन की गाड़ी में अगर आपको नॉलेज है तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, प्री और पोस्ट दोनों। प्री का मतलब ये हो गया कि आपको पहले आपको गाड़ी चेक करानी पड़ेगी, सब कुछ पेमेंट करने से पहले सब कुछ। पोस्ट में क्या है कि डॉक्यूमेंट्स को लेके थोड़ा सा आपको घूमना पड़ेगा। तो अलाउ करते हैं कि बैंक ऑक्शन गाड़ी में कि आप देख लो उसको पहले? हाँ, प्री ऑक्शन के बाद दिखा नहीं, प्री ऑक्शन में अलाउड होता है। कोई भी कंपनी अगर वो ऑक्शन कर रही है तो वो पहले आपको दिखाएगी, टाइम देगी प्रॉपर चेक करने के लिए, चाहे वो ऑक्शन ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑफलाइन में तो आदमी देख ही लेगा जाके, और ऑनलाइन में भी टाइम देते हैं उसको कि भाई इसमें 7 या 8-10 दिन पहले से लिस्टिंग होती है, भाई ठीक है आप जाओ अपना गाड़ी चेक करो, चेक करने के बाद फिर आप तसल्ली से अपना बिडिंग करो। इसमें सर जो आदमी थोड़ा जल्दी में होता है ना, वो कहते हैं जल्दी काम शैतान का, क्योंकि मुझे अभी चाहिए गाड़ी, कल तक दे दो, कोई जल्दी का काम शैतान वाली बात फंस जाता है फिर वो, या किसी ने उसको इन्फ्लुएंस में लेके आया कोई। मार्केट में कुछ इस तरह के लोग होते हैं, जैसे पुराना कोई ड्राइवर है या कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि उन्हें पता है कि बाबूजी के पास पैसा है, रिटायर होके आए हैं, अच्छा पैसा है, तो थोड़ा सा इनको खर्च कराया जाए। हाँ, या मोस्टली इसमें इस ट्रैप में आपके जैसे आर्मी पर्सन है, वो रिटायर होके आते हैं, पैसा होता है उनके पास में, उनको दुनियादारी का नहीं पता होता। सही बात है। मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं फाइनेंस में भी रहा हूँ, तो मेरा एक आदत रही है अच्छी कि मैं इंटरव्यू लेता था पहले, जैसे लोन लेने आया है, हाँ, जो भी लोन लेने आया है मैं उससे इंटरव्यू लेता था, पूछता था कि भैया आपकी क्या नीड है, आप क्यों बना रहे हो। एक्चुअल में आपको समझे नहीं, आप लोन देना आसान है, लोन देने के बाद वसूल भी तो करना है, लेना भी आसान है, लेना भी, लेकिन वसूल भी तो करना है, बाद में दिक्कत है। सही बात है। अगर आदमी को नॉलेज है नहीं और कोई उसको बरगला के या कुछ झूठे सब्जी बाग दिखा के लाया कि साहब आप ये, जैसे मैंने आपको अपना उदाहरण बताया था एक निजी, क्योंकि होते हैं कि और तो उसी तरह से पहले पूछता हूँ उससे, तो हम क्या है कि बंदे को समझाते हैं, बोलते हैं कि भाई देखो आप लोन देखिए, आप कराया, आप लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट है कि आपके साथ में ये चीज है जी, तो उसको बताना जरूरी है, अवेयर करना जरूरी है। अब उसको ट्रैप में फंसाना नहीं है। सेम ऑप्शन में होता है, ऑप्शन में से पहले कोई भी ऑप्शन हो, टर्म कंडीशन सब कुछ बताई जाती है कि भाई ये है, ऐसा है, एज वेयर एज बेसिस है, जो है जैसे कि आधार पे आपको चीज मिल रही है। तो कुछ लोग क्या है ना, वो अपने मतलब की चीज सुनते नहीं है, वो उनको सिर्फ वही होता है, हाँ भाई मुझे सस्ता मिल रहा है या कार मुझे सस्ती मिल रही है, तो वो उसको फंस जाते हैं। इसमें कोई कंपनी है किसी उसका दोस्त नहीं है, आप खुद से अपना विवेक से, क्योंकि पैसा आपका है, आपको अपना दिमाग से काम करना चाहिए, अपनी सूझबूझ से। यानी बैंक एक्शन में जो गाड़ियां मिलती है वो जैसी बैंक को मिलती है ठीक वैसी आपके पास आती हैं, आप उनमें कोई काम नहीं कराते? नहीं, एज वेयर एज बेसिस पे होता है। कुछ बैंक होते हैं या कुछ होते हैं बहुत कम वेयर केस जिसमें कि वो कुछ उसमें बोलते हैं कि भाई हम, एक होता है बर्ड होता है FRC फॉर्म 36 बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि फ्रेश RC रजिस्ट्रेशन RC इशू होती है, तो वो कुछ बैंक क्या है कि FRC पे गाड़ी बेचते हैं
कि वो पुराना टैक्स भर के और सारा कुछ करके नई आरसी निकाल के देंगे, तो वो उसकी कॉस्ट में जुड़ जाती है। जुड़ जाती है। मतलब है कि मैकेनिकल वैसी कोई छेड़छाड़ नहीं होती। अगर कोई गाड़ी टूटी फूटी तो आई है तो वैसी मिलेगी। मतलब कहने का हाँ। मतलब मेरा ये है कि ऑक्शन में कोई टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी आ गई, डेंट पड़ी हुई ज्यादा आ वैसी गई, भी है, तो वैसी आपको वैसी मिलेगी। वैसी मिलेगी। उस तरह की अगर आपको वेल मेंटेन गाड़ी चाहिए तो उसके लिए कम मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं, आपको पता है, वो ये है वो है, फाइनेंस सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, बट वो फिर चार्ज कर रहे हैं उस चीज का। तो वारंटी भी देते होंगे ऐसी हाँ, कंपनी वारंटी की? भी देते हैं, 50 किलोमीटर, आपका 50,000 किलोमीटर की गारंटी, इंजन की इसकी गारंटी वो देते हैं। वो ये भी बोलते हैं 7 दिन ले जाओ, नहीं पसंद आए तो वापस दे दो। बट एक ऑप्शन क्या में बात नहीं है। ऐसा होता है। वो एक्चुअल में लिख के देती है कंपनी? हाँ और उसके अंदर क्या टर्म कंडीशन भी तो बहुत लगती होंगी। हाँ, सब होगा ना, शर्तें लागू। इतना बड़ा होल्डिंग होता है, हल्का सा लिखा होता है शर्तें लागू। और वो शर्तें मालूम नहीं होती, और जब गाड़ी बाई चांस देने जाएं 7 दिन बाद तो पता चलता है कि ये शर्तें हैं। सर मैं कहता हूँ, आप लोन लेने जा रहे हो, आपने अगर वो लोन की कंडीशन पढ़ ली जो बुकलेट साइन कराता है, मैंने भी लोन लिया है ऐसा नहीं, तो आप लोन ले नहीं सकते। अब मैं आपको इस लोन पे अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक बैंक से अपनी गाड़ी फाइनेंस कराई, पूरी हो गई, तो बैंक से फोन आया मेरे पास लोन का चेक देने से पहले, एग्रीमेंट साइन करने जाना था। बोले आपके फैमिली मेंबर कौन कौन है? मैंने, वह आप क्यों पूछ रहे हैं? बोले वो रिकॉर्ड के लिए पूछ रहे हैं। तो मैंने बता दिए, वाइफ, ये बच्चे। तो बोले उनकी एज क्या है, नाम, एज उन्होंने पूछ ली। बोले ठीक है। मैं साइन करने गया, मैंने फटाफट साइन कर दिए भाई, हो गया। उसका मैं कि जरा निगाह मारूं, तो उन्होंने उनको वो उत्तराधिकारी बना दिए थे, अगर मैं डिफॉल्टर हो जाऊं तो इनके पास जा सकते हैं। मैंने कहा यार ये क्या, पहले तो बताया नहीं। मैंने कहा चलो, मैं इनकी कौन सा मैं डिफॉल्टर हो रहा हूँ, ले लो आप। वो को गारंटर बना दिया होगा साथ में, या को बोरोर बना दिया होगा, पाइप को मोस्टली को बोरोर बना देते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया ना 80 होल्ड का, मैं आपको बताता हूँ, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, अगर आपने लोन लिया है ना, तो आपके बच्चों से या बेटों से या वाइफ से फैमिली मेंबर से किसी से ही बैंक बोल नहीं सकती अगर आप डिफॉल्ट हो गए, भैया उन्होंने पैसा नहीं तो दिया। इन्होंने क्लास में Right डाली है हुई है, आपको। क्लास डाली हुई है ये। हाँ, एक्चुअली क्या है कि आरबीआई की गाइडलाइंस है, इवन टाइमिंग होती है। आपको कोई अगर लोन डिफॉल्ट हो गया है कोई, तो उसके लिए टाइमिंग भी होती है कि आपको इस टाइम से उस टाइम आगे टाइम पे आप कॉल नहीं कर सकते तो उसको। बैंक की फैमिली मेंबर्स के नाम क्यों लिखते हैं? वो सर एक्चुअली क्या है कि कई कई कंडीशन, कई बैंक क्या करते हैं कि को गारंटर बना देते हैं, को एप्लीकेंट बनाते हैं, या एक सक्सेसर बनाते हैं। इनकेस अगर कोई जिसने लोन लिया, कोई भी लोन लिया, कुछ उसके साथ में मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उनको पता हो कि इस गाड़ी का अब अगला मालिक कौन है। हो सकता हो कि आपकी ईएमआई पूरी भर गई, तो अब गाड़ी को ट्रांसफर कराना है, तो वो आपके जो सक्सेसर होगा, उत्तराधिकारी होगा, जो भी होगा, उसका नाम आएगा ना। सक्सेसर बन गए, और बाद इसी से मेरा दिमाग खटकाता कि ये चक्कर घर नहीं, वाला है। वो उसके लिए भी होता है कि सर कल को आपने लोन लिया तो भाई वो बता तो हो गई किसके पास है। कई बार क्या होता है कि ये चीज फाइनेंसर की बिंग, मैं बताता हूँ, जैसे हम ट्रक फाइनेंस करते थे, हमारी बुकलेट होती थी, बुकलेट के पीछे एक पेपर ब्लैंक होता था, तो हम ऐसे ही कस्टमर जिस टाइम लोन ले रहा है तो उससे हम पूछने शुरू कर देते, और भाई गाड़ी कहाँ से भरोगे, कहाँ चलाओगे, किस रूट पे चलोगे, किस माल में चलोगे, और किसके ट्रांसपोर्टर को जानते हो, ये वो जनरल बातें जैसे डिस्कशन, वो साथ में नोट भी करते रहते थे। उसके पीछे भी कारण होता था। कारण ये होता था कि कल को अगर ये डिफॉल्ट हो गया तो हमें पता हो कि किस ट्रांसपोर्ट पे गाड़ी चला रहा है ये, किस रूट पे चल रहा है, हम पकड़ सकते हैं जाके। तो कोई भी लोन लेता है तो वो पूछते हैं, इसीलिए इतना सवाल वो आगे काम आती है। एक साइकोलॉजी मैंने देखी है, जब आदमी ने लोन तय हो गया कि लोन मुझे लेना है, जब फाइनली पेपर साइन कराने के लिए बोला, बुकलेट दी और पेपर दिए, तब आदमी पता नहीं धड़ा साइन करते चला जाता है, और बीच में से प्लीज पेपर ही कर लो, वो कर देता है, तो ध्यान नहीं जाता। जब वो रो में आ गया ना, वो साइन कर रहा है तो करता चला जाता है वो। सर उस टाइम उसको गाड़ी दिख रही है ना, उस रो में हमने ऊपर नॉन जुडिशियल स्टैम्प लगा रखी है, कल भी बात होता है उसमें टैप करके सर देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, फाइनेंस भी जरूरी है। अगर फाइनेंस सिस्टम ना हो तो कैसे काम चलेगा।
मैं यही तो कहता हूँ, ये जो जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं, कमर्शियल या नॉन कमर्शियल, ये फाइनेंस के बेस पे ज़्यादा बिक रही हैं। अगर गवर्नमेंट ये कंडीशन ला देगी 50% डाउन पेमेंट कंपलसरी है, तो फिर डाउन हो जाएंगी एकदम मार्केट। सर फाइनेंस का मैं बताऊं, पहले क्या था कि प्राइवेट मनी लेंडर होते थे, प्राइवेट छोटे छोटे फाइनेंसर होते थे, प्राइवेट फाइनेंसर से लोग ऊंचे ब्याज पे पैसा लेते थे। फिर धीरे धीरे कुछ एनबीएफसी कंपनियां आई, उन कंपनियों ने स्टार्ट किया देना, ठीक है। फिर प्राइवेट बैंक आ गए, अब गवर्नमेंट बैंक भी खूब, पहले गवर्नमेंट बैंक नहीं देते थे जल्दी से लोन, अब गवर्नमेंट बैंक के भी प्रेशर है उनके ऊपर भी, वो भी लोन बांट रहे हैं। गवर्नमेंट बैंक से गाड़ी फाइनेंस कराना बहुत टफ टास्क होता है, प्राइवेट वाले तो जल्दी कर देते हैं। नहीं सर, अब पहले था, लेकिन अब अगर आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर सब अच्छा है, बहुत ईजी है इस टाइम पे, और रेट इंटरेस्ट में भी आदमी को बेनिफिट मिलता है। मैं तो बता रहा हूँ, 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो बड़े नखरे थे बैंक के। अब नहीं सरकारी बैंक के। हाँ, अब इसलिए क्या है ना, फाइनेंशियल रेवोल्यूशन इतना आ गया है कि सबके ऊपर प्रेशर है कि सबको आपको बिजनेस करना है। बैंकों के मर्जर हो गए, पहले ऑप्शन कई बैंक, कितने बैंक थे, मर्जर हो गए, बैंक कम रह गए हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर लैंडिंग का प्रेशर। अब मैं 93 या 92 की बात बताता हूँ आपको। मैं बैंक अकाउंट ओपनिंग की, तो हमें एक अकाउंट ओपन कराना था। मैं भीगे जी काम पुलिस में ऑफिस था, उन्होंने कहा नीचे एक बैंक है सरकारी, वहां से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लिया, अकाउंट हमें एक खोलना है। और मैं वहां गया, बाबू ने मना कर दिया, मैनेजर के पास गया, उसने मैनेजर के पास फॉरवर्ड कर दिया। जब मैंने ज़्यादा जोर डाला कि चाहिए तो मैनेजर से बात कर लो, मैनेजर ने बोला कि अभी हमने अकाउंट खोलने बंद कर दिए हैं, और मैं आज की स्थिति देखता हूँ तो अब तो सब तैयार बैठे हैं, आओ जी आओ, बस केवाईसी ले आओ, आधार और पैन नंबर ले आओ, खोल देते हैं। बहुत चेंजेस हुआ है, जैसे आप बता रहे हो कोरोना टाइम पे था। मैं अपनी बताता हूँ, मैं किसी कस्टमर का वेरिफिकेशन करने के लिए बैंक में चला गया, तो गवर्नमेंट बैंक था, नेशनलाइज बैंक, बड़ा बैंक, उसको बोलते हैं ना बड़ा बैंक। तो मैनेजर बोलता है कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर के हो, आप लोग इतना पैसा चार्ज करते हो फाइनेंस का, ये वो, ये लोग हमसे, हमारे यहाँ से क्यों नहीं लोन लेते, हमारा सस्ता ब्याज है ये। मैं बोला, मैं सर एक बात, यंग था उस टाइम पे, तो मैं बोला, मैं सर एक बात बुरा मान जाओगे आप। बोले क्या? मेरे सर आदमी नई जोड़ी चप्पल ले ले, चप्पल घिस जाएगी, लेकिन आपके यहाँ से लोन डिस्पर्स नहीं होगा उसका। मैं कही इसी की जगह जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट कंपनी है, वो तुरंत लोन देती है आदमी को। चार्ज का 2% ज्यादा होता है, लेकिन काम उसका रुकता नहीं है, हो जाता है, काम हो जाता है। तो वो हंसने लगे, कहते हैं, अब उनको कहेगा ना, कहते हैं ना लाजवाब। जवाब नहीं रहा उनके पास कोई, सही बात, बोलना क्या जवाब। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। अब पहले तो आदमी ट्रैप, एक दो ट्रैप देखे। पहला ट्रैप तो है सस्ता गाड़ी ले रही है ले लो, उस ट्रैप से निकलता है तो वो दूसरे ट्रैप में फंसता हुआ है फाइनेंस का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बड़े बड़े जो समझदार लोग भी फंस जाते हैं इसमें। हाँ, हर आदमी को फायदा चाहिए, और ऐसा फायदा चाहिए कि आदमी सोचता है कि भाई कम से कम में काम चल जाए जी। क्योंकि सबसे बड़ा जो आज के टाइम पे जो ट्रैप है अपना फाइनेंस में है, इंटरेस्ट को लेके। अब ये कि मुझे गाड़ी फाइनेंस करानी है, फाइनेंशियल के पास गया, तो आपके पास आया जी मुझे ट्रक ले रहा है, मुझे 20 लाख रुपए, 30 लाख का 10 लाख रुपए मेरे पास है, 20 लाख आप फाइनेंस कर दो। बोले ठीक है कर देते हैं। तो वे क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा फिक्स चाहिए या फ्लोटिंग चाहिए। मैं पूछता हूँ फिक्स और फ्लोटिंग में क्या है। कहता है फिक्स है कि आपको एक रेट डिसाइड हो गया, मान लेते हैं 10% डिसाइड हो गया, तो जब तक लोन नहीं चुकता होता 10% चलेगा। और वो डिस्कस करते हुए फ्लोटिंग ले ले, फ्लोटिंग में कल को रेट कम हो गया तो तेरा भी रेट कम हो जाएगा, तो तेरी ईएमआई कम हो जाएगी। और पूछता है ज्यादा हुआ तो ज्यादा हो जाएगा, ऐसे संभावना कम होती है, कम ही होता है। अब यहाँ पे फंस जाता है आदमी। अब आपका अनुभव क्या कहते हैं कि आदमी को कौन सा सर लेना चाहिए? उसमें सबसे बड़ा जो चीज होती है कि आप उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो क्या चल रहा है मार्केट में। अगर हाई पे है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो आपको फ्लोटिंग लेने में पहले आप ये बताइए रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपने पैसा लिया वो किस रेशियो में वापस आ रहा है बैंक के पास में। आईआरआर बोलते हैं ना, जैसे 15% के आईआरआर, 16% के आईआरआर। वो एक आईआरआर होती है कि मान लो एक पैसा मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया, आपसे 1 लाख रुपए उधार लिया मैंने आपको बोला मैं आपको 1 साल बाद दूंगा पूरा,
1 साल बाद दूंगा, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, 1 साल बाद पूरा पैसा दूंगा, एक इंटरेस्ट दूंगा। आपने मुझे हिसाब से इंटरेस्ट लगा दिया, 1 लाख रुपए में 12 महीने बाद के आपको मैं दे आया, प्लस में आपको जो इंटरेस्ट था आपको इंटरेस्ट दे दिया। एक हो गया EMI सिस्टम। EMI में क्या होता है कि आपके पास 1 लाख रुपए का, आपने बोला कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी EMI बना देता हूँ, 12,000 रुपए की आपकी EMI है, 11,000 रुपए की EMI है, हर महीने आपको 11,000 रुपए देना है। सही बात है। उसमें क्या होता है कि आपका पैसा 12 महीने से पहले आपके पास आ गया, पहले पैसा आना शुरू हो गया ना आपके पास में, भाई पहले महीने आपको 11,000 मिल गए, फिर 22,000 आ गए, फिर इस तरह से करके पैसा आपके पास आ रहा है, तो आपको इंटरेस्ट कम लगाओगे उसको, क्योंकि उस पैसे को आप और कहीं यूज कर सकते हो। हाँ, रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया ना। रिड्यूसिंग हो गया। तो वो चीज है। एक होता है कि फिक्स है कि भाई इतने टाइम बाद ही आएगा, उसमें इंटरेस्ट हाई होता है। फिक्स का मतलब है नॉर्मली रिड्यूसिंग बैलेंस भी लेते हैं, और जो बैंक में तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे करता है उसमें कहता है फ्लोटिंग लेंगे, कौन सा लोगे? फिक्स फ्लोटिंग में वो चीज अलग है। फिक्स में क्या होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चल रहा है तो आपको कभी भी फिक्स इंटरेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई जिस टाइम पे है आपको फ्लोटिंग में चलना चाहिए, क्योंकि आगे जाके रेट डाउन होगा। आज पीक हाई पे 12% पे चल रहा है और नॉर्मल 9 से 12 के बीच में घूमता है, मतलब तो आपको मान लो कि 12% पे है तो आप उस टाइम फ्लोटिंग करा लो कि वो डाउन आएगा। बात आपकी ठीक है, ये फाइनेंस के बंदे जानते हैं। जो आम आदमी होता है जो ट्रक खरीदने गया उसको इतना क्या मालूम, और बाबूजी वो कहता है मुझे तो दे दो, जो अच्छा है वो दे दो। और जो फिक्स की बात होती है, जब रेट इंटरेस्ट डाउन हो तो आप फिक्स करा दो। ये तो टेक्निकल बात है, आप जानते हो फाइनेंस करने वाला उसको कौन समझाएगा? नहीं, वो थोड़ा सा वहां पे लोग गड़बड़ करते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं बीइंग मैनेजर था, IRR जैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो मैंने बोला IRR में मैंने क्या करा, जो 0.10 जैसे 16 है, ऐसे 16.10, तो मैंने एक बुजुर्ग आए हो तो उनको मैंने समझाया EMI का सारा स्ट्रक्चर, तो मैंने बोला कि आपका 16% IRR पे आपका हो गया है और EMI कैलकुलेशन करके वो चले गए। वो फाइल साइन हो गई, सब कुछ हो गया। वो 2-3-4 दिन बाद आई मेरे पास कि साहब आपने मेरे पे ब्याज फालतू लगाया है। बिल्कुल अनपढ़ आदमी, कोई भी स्कूल नहीं गया होगा। मैं बोला आपको यार कैसे पता? बोला नहीं जी, उसने बोला जी मैं रात में लेटे लेटे हिसाब लगा रहा था, चारपाई पे मैंने हिसाब लगाया तो जी आपने मेरे से 1500-1600 रुपए फालतू लिए। उसने EMI का जब कैलकुलेशन किया कि टोटल EMI कितनी है, कितना पैसा देना है, बोला आपने मुझे इतना लोन दिया, इतना मेरे से आप पैसा ले रहे हो, तो आप 1500-1600 रुपए मेरे से आप फालतू ले रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आदमी कैलकुलेशन कर लेता है, अगर करना चाहे तो। वो कई बार पढ़ा लिखा भी नहीं करता। अभी इसी में ये कह रहा हूँ, जब जल्दी होती है ना, अभी गाड़ी पसंद आ गई या मूड बन गया लेना है, दिवाली आ रही है, बस परिवार वो जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो आपसे पहले भी बोला कि जल्दी करोगे किसी काम में, जल्दी नहीं। तो ये फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं कि आप किस पे लो, फिक्स पे लो या फ्लोटिंग पे लो? सब मैं बताया आपको, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पे हाई चल रहा है तो आप फ्लोटिंग ले लो। मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि जो कस्टमर गया उसको नहीं मालूम, फाइनेंशियल जो है जो लोन दे रहा है वो उसको मालूम है, वो गाइड करते हैं क्या कस्टमर को? नहीं, या वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं? नहीं, वो बताते हैं। अगर कस्टमर को अवेयर है तो वो बता देगा नहीं जी मेरा फ्लोटिंग कर दो या फिक्स कर दो। मोस्टली क्या है कि बैंक फ्लोटिंग पे ही जाता है, गवर्नमेंट जो नेशनलाइज बैंक होते हैं वो फ्लोटिंग पे ही चलते हैं। अब इसमें मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। कुछ वर्ष पुराना हाउसिंग लोन होते हैं, एक कंपनी ने हाउसिंग लोन लिया, फ्लोटिंग पे ले रखा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, EMI एकदम बढ़ गई उसकी। कुछ महीने बाद इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो उसके लिए बैंक को कहना पड़ा कि भैया इंटरेस्ट रेट कम हो गया, EMI कम करो। ये जो नॉन बैंकिंग कंपनी होती है उनकी बात करो, नॉन बैंकिंग हाउसिंग कंपनी। अब मेरे दिमाग में यार बात आई, मैं अपने बॉस का केस लेके गया था यार, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये एकदम आ जाते हैं, कूद पड़ते हैं, एकदम बैलेंस हमारी बैंक से पैसा कट जाता है कि 1000 रुपए ज्यादा चले गए। जब 1000 रुपए कम हुए तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होते, जाके कहना पड़ता है। वो कहते हैं अच्छा देखते हैं करते हैं। अब मैं आपको उदाहरण दूं, मैं कुछ प्राइवेट फाइनेंसर होते थे पहले, आपको तो कम हो गए आपके दिल्ली में और काफी, तो वो लोग एक स्कीम चलाते थे कि अगर तुमने सारी ट्रक की किस्तें टाइम से भर दी तो लास्ट के हिसाब की हम छोड़ देंगे, लास्ट की EMI आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। मान लो EMI आपका 3 साल का टेन्योर है तो जो लास्ट की EMI आएगी वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। अच्छा, कस्टमर क्या है कि इस खुशी में कि यार लास्ट की मुझे
जो करानी है टाइम से किस्तें भरता रहेगा। एक आध किस्त में तो एक आध दिन आगे पीछे हो जाएगा। जब वो जाता है तो बोला आपने फिर 3 दिन लेट भरी है, 2 दिन लेट भरी है, तो वो भी एक वो होता है। मैं कहा तो किसी को नहीं मिल पाती है ईएमआई। मैं एक गाड़ी फाइनेंस के जो कार हम फाइनेंस कराते हैं, आप ट्रक में बताइएगा ऐसा होता ही नहीं होता। मैंने गाड़ी फाइनेंस कराई थी, एक ईएमआई वो पहले ले लेते हैं, ये 2012 की बात है, एडवांस ईएमआई। तो मैंने दिमाग में बैठाया कि मान लो मैंने 5 लाख का लोन लिया है और एक 15,000 की ईएमआई पहले चली गई, तो मैंने तो 4,85,000 रुपए का एक्चुअल में लोन हुआ मेरा। वो कहता इंटरेस्ट तो कटा ही नहीं, इस पे आपका इंटरेस्ट तो कटा ही नहीं। मुझे लगता है ये जो इन्होंने इंटरेस्ट लिया 4,85,000 रुपए पे 9% के हिसाब से अगर दिया है तो चार्ज कर लें 5 लाख पे और एक्चुअल में लोन दिया 4,85। एक्चुअली क्या जो प्रिंसिपल अमाउंट तो आपका 5 लाख ही होगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो इंटरेस्ट होता है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। उसके बाद आपकी ईएमआई का पैसा, फर्स्ट ईएमआई हो गई, इंश्योरेंस का पैसा, सब उसमें से फाइल एक्सपेंसेस होते हैं कुछ, वो तो बता देते हैं कि वो सारा कटता है। तो वो पैसा आपका इंटरेस्ट भी लग गया और आपको पहले दे भी दिया आपने, वो होता है एडवांस ईएमआई चलती है। एक तरह से ये गड़बड़, ये ट्रिक है उनकी, कस्टमर के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ गया ना एक ईएमआई का इंटरेस्ट अमाउंट का। इंटरेस्ट एक्चुअली क्या है वो एडवांस ईएमआई का कुछ कंपनियां बैंक्स लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। आज की डेट में ये चल रहा है नहीं चल रहा है, पुरानी बात बताई थी। नहीं एडवांस ईएमआई अब वो कम है, एडवांस ईएमआई का लोग कहे कि वो टेन्योर हो जाता है। जैसे आपने आज 10 तारीख को लोन लिया है तो नेक्स्ट आपको 10 तारीख को ही आपकी ईएमआई आएगी। फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, बड़े बड़े समझदार फेल हो जाते हैं इसमें जब तक वो फाइनेंस का अच्छा जानकार ना हो। एक ने लोन लिया लो ईएमआई पे, शुरू में तो उसका अच्छा चलता रहा, या ये कहेंगे वो लो ईएमआई की ट्रैप में फंस गया। शुरू में तो उसको अच्छा लगा देता रहा, बाद में वो लो ईएमआई उसके ऊपर भारी पड़ गई और उसको दिया नहीं जा रहा। अब अगर बैंक के पास आता है या फाइनेंशियल के पास जाते ही ये मेरी प्रॉब्लम आ गई जी, अब मैं लो है तो लो तो मुझे लग नहीं रही, अब तो हैवी हो गई, अब बताओ मैं क्या करूं। तो उसमें आप लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं? सब देखो उसमें एक तो फोरक्लोजर हो जाता है, प्री क्लोजर हो जाता है कि आप लोन को प्री क्लोज करा दो कि सब में ईएमआई मुझे लोन ना बंद करना है। रिसेंटली अभी कुछ गवर्नमेंट्स आरबीआई के रूल्स आए, उसमें कुछ जो पहले लगती थी पेनल्टी को कम कर दिया है, कहिए खत्म भी कर दिया है। वो कहते 2% एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ, इस तरह के प्री क्लोजर वो खत्म हो गया, अब आप प्री क्लोज करा सकते हो लोन को इजीली। या आपको लग रहा है कि ईएमआई आपकी ज्यादा हैवी बढ़ रही है आपसे, अब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है या उतना आप ईएमआई नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप लोन को अपना एक्सटेंड करा सकते हो उस टाइम के लिए। मतलब आपकी ईएमआई अगर 3 साल का लोन है तो आप उसको 1 साल का करा लो, बढ़ा लो, आगे बढ़ा लो, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा लेकिन आपकी ईएमआई छोटी हो जाएगी। मतलब 5 साल का तो 7 साल तक करा दो, इस तरह बढ़ जाती है। बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ईएमआई इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगी बैंक, लेकिन एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा आपको। तो एक्चुअल में बैंक इंटरेस्ट भी कम कर देता है, कोई कस्टमर से आया तो इंटरेस्ट वही रहेगा? नहीं, इंटरेस्ट बढ़ सकता है, सब कम नहीं हो सकता। उसकी बड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ। अगर 0.1% भी कम हो जाए तो, पर होता नहीं है। नहीं सब वो फिक्स हो जाता है ना, फिर वो बढ़ सकता है बैंक का लेकिन घटेगा नहीं। अगर कोई कहता है कि ये चीज आप ले जाओ, ट्रक ले जाओ, आपको 0% फाइनेंस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस देनी है 5,000 रुपए। आप 7 साल के लिए ईएमआई आपकी फ्री है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक ट्रैप है या सच में ऐसा होता है? नहीं साहब, सीधा ट्रैप है। 0% पे सर विदाउट इंटरेस्ट तो कोई, अभी जैसे आपने मेरे से पूछा था कि बैंक इंटरेस्ट कम कर देगी, हाँ, जब कम करने को बैंक तैयार नहीं है तो 0 कैसे कर देगी? तो ये 0% का लोग झांसा क्यों देते हैं? एक शब्द और सुनने में आता है 0% बॉन्ड। तो 0% बॉन्ड समझ में नहीं आता, अगर मैंने बॉन्ड में पैसा लगाया तो मुझे इंटरेस्ट तो चाहिएगा। सर ये सिर्फ एक सेल्स बढ़ाने का तरीका है कि आदमी को मोबाइल कंपनियां हैं या कोई और भी कोई घर आपका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सारा ना आपका ट्रक में या कार्स में नहीं चलता 0%। ये आपका जो सीडी लोन होते हैं ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होते हैं, जिसमें आपका घर का उनका आपका फर्नीचर हो गया या आपका टीवी हो गया या घर के जो भी थिंग्स होते हैं, जो घर में कैमरा है, मोबाइल है, इन चीजों में ज्यादा चलता है। कमर्शियल व्हीकल या किसी भी गाड़ी में इनमें नहीं 0% का नहीं है। वो एक्चुअली होता है क्या, हिडन कॉस्ट होती है, जो कंपनी स्कीम देती है वो बैंक को पास आउट हो जाती है, बैंक उसको नो कॉस्ट ईएमआई या 0% पे करके कन्वर्ट करके आगे दे देती है। नहीं, जैसे कोई चीज एमआरपी है 100 रुपए की, तो 0% फाइनेंस में 100 रुपए की चीज दे दी, ये 100 रुपए की है, ले लो भैया, मैंने तुम्हें 6 महीने लीजिए, मैंने 6 इंस्टॉलमेंट निकुली बना दी। मैं तुमसे कोई
नहीं लिया, ऐसे ही होता है। और जो डिस्काउंट उसको मिल रहा है वो मतलब वो 100 चला रुपए की जाता है। चीज है, एक्चुअल वो चीज मार्केट में 90 रुपए की है, 90 रुपए की है, लेकिन है कि आपने नो कस्टडी में आपको 100 रुपए की पड़ेगी वो 10 रुपए जो आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए अगर आप कैश में लेते हो तो 10% डिस्काउंट है ना, वो आपका ईएमआई में कैलकुलेट हो जाता है जाके। हालांकि आपका अनलेस अनटिल आपको तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ये तो चीज है। मतलब जो फ्री दिख रहा है एक्चुअल में फ्री नहीं फ्री होता, कुछ नहीं है सर, ये सब ट्रैप है। ट्रैप है। जो लोन डिफॉल्ट में आ गया है वो बैंक से लेके ऑक्शन तक पहुंचता है, तो सबसे ज्यादा उसमें रिस्क कहाँ होता है? रिस्क किसका होता है, मतलब कहने का मतलब? सब देखो, उसके अगर कोई केस डिफॉल्ट होता है, कोई कस्टमर ने गाड़ी ट्रक लिया, कार लिया, ईएमआई नहीं भर पाया, तो सब देखो रिस्क तो जो ओनर है जो उसका गाड़ी का उसका भी रहेगा, बैंक का भी आता है रिस्क, दोनों का ही रिस्क रहता है कि अब गाड़ी अब दोबारा से ऑक्शन में जाएगी, सेल आउट होगी, उसका प्रोसीजर फॉलो होगा, उसमें टाइम लगेगा, फिर गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन कैसी है, मार्केट में डिमांड क्या है, उस हिसाब से उसका रेट तय होगा, उसकी वैल्यूएशन होगी। अगर अच्छा रेट मिल गया तो बैंक को भी फायदा है कि भाई ठीक है लोन क्लियर हो गया, कस्टमर को भी फायदा है कि भाई आपको बैंक में नहीं देना। घर को गाड़ी अगर सस्ती बिकती है जी तो बैंक को भी नुकसान है। कोई एक ऐसा आपने देखा है कि एक गाड़ी ऑक्शन में आई, फाइनेंस करा ली, ले ली, अच्छी चली, कुछ दिन बाद वो भी डिफॉल्टर हो गया, उसने फिर सरेंडर कर दिया, भैया मैं उस बैंक को जिससे उसने फाइनेंस कराया भैया ले लो। ऐसे केस देखें कि दो बार डिफॉल्ट हो जाता है। कई बार आदमी लेता है, आपने उसे जिस काम के लिए लिया नहीं चल पाया तो अनलेस अनटिल तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा, तो फिर जाएगा बैंक ऑप्शन में जाएगी। प्रैक्टिकली ये केस हो जाते हैं। जैसे आपने कोई नई गाड़ी फाइनेंस हुई, उस गाड़ी को दोबारा किसी ऑप्शन में या किसी प्लेटफॉर्म से कहीं से भी उसने बैंक किसी कस्टमर ने परचेज कर लिया, उसने फिर उसको रीफाइनेंस कराया, रीफाइनेंस कराने के बाद में नहीं चल पाया काम, तो भी डिफॉल्ट पे जाएगा, तो वो होगा, हो जाता है केस, नॉर्मल केस है सर ये तो। सारी दुनिया में जो भाग रही है, दुनिया फाइनेंस के पीछे भाग रही है, गोल गोल घूम रही है, सबको ज़्यादा फायदा चाहिए। और ये जो ऑक्शन में गाड़ियां बिकती हैं बैंक ऑक्शन में, तो इसमें सबसे फायदा किसका रहता है? बैंक का, डीलर का, या बायर का? बायर में भी स्मार्ट बायर, जो अवेयर बायर है, और एक नॉर्मल बायर, चलो गाड़ी पसंद आ गई, ठीक ठाक लग रही है, उसने ले ली। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है इसमें? जो अवेयर बायर होता है, जो अवेयर है, उसको जैसे हमने डिसीजन किया ना, अवेयर बायर का फायदा होता है, बायर को अवेयर होना जरूरी। और कंपेयर करें बैंक के और डीलर के मुकाबले, जो ऑक्शन कर रहा है उनके मुकाबले, तो बैंक की गाड़ी में उसको थोड़ा फायदा मिलेगा, बैंक की गाड़ी में। डीलर की गाड़ी में क्या है कि वो फिर वो डीलर लेके जाता है तो अपने तैयार करता है तो अपनी वो कॉस्ट उड़ा देता है, वो अपना मार्जिन रखता है बीच में। बैंक के ऑक्शन में ऐसा नहीं होता, बैंक के ऑक्शन में जैसी एज इट इज मिलती है, जैसी है वैसी आ गई, जिस कंडीशन में मिलेगी उसका वैल्यूएशन होता है प्रॉपर, उस वैल्यूएशन के आधार पर जो उसका रेट तय होता है, और फिर ऑक्शन में जो बेस्ट रेट आता है उसी पे वो क्लोज होता है। इसमें सबसे अच्छी बात जो ये लगती है कि वो दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में गाड़ी है कैसी, उसमें कोई छुपा हुआ नहीं कि पेंट करा दिया, कोई जरा सा वो नट बोल्ट टाइट कर दिया तो जी अभी अच्छी हो गई। क्लच का नट बोल्ट टाइट कर दिए, देखो जी ब्रेकअप अच्छे लग रहे हैं, क्लच सही दब रहा है, बस वही चीज है कि वो चीज नहीं होती। जो लोकल मार्केट में जो कार जो बिकती है और उसमें ऑक्शन में आपको दिख रहा है सामने कि भाई ये चीज है, और उसके बाद में फिर उसके अंदर क्या काम हुआ वो कुछ नहीं पता, सही बात है। ऐसा नहीं है कि सारे डीलर खराब है मार्केट में, कुछ एक एथिक वाले डीलर होते हैं जो कि अच्छी आपको डील दे देते हैं। अगर आपको डीलर अच्छा मिल जाएगा तो मार्केट में तो आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है, लोकल डीलर से भी, सारा खराब नहीं है। पता कैसे चलेगा कि आम आदमी को कौन सा डीलर अच्छा है? तो देखो आज के टाइम पे क्या होता है कि मार्केट में एक नाम हो जाता है आदमी का। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 2003 या 4 की बात होगी, हमने एक गाड़ी किसी कस्बे पर दिलाई, पिंक फाइनेंस में था, तो हम उसको पैसा देने के लिए फाइनेंस की तरफ से गए साथ में डील कराने के लिए, क्योंकि हमने पैसा दिया था फाइनेंस का, तो हम साथ में गए। तो कस्टमर पहले डील करे आया था, डील हो चुकी थी उसकी, सिर्फ हम फाइनल गए थे डॉक्यूमेंटेशन पूरा करा के भाई उस पर ट्रक की डिलीवरी उसकी हो जाए। उस कस्टमर ने क्या किया, जो ट्रांसपोर्टर था काफी बड़ा, तो उन्होंने क्या करा, अपने ड्राइवर को बुलाया गाड़ी डिलीवरी से पहले कि भाई ये चाबी पकड़ो, इस गाड़ी का टैंक फुल करा दो। जाहिर सी बात, मैं बैठा था, मेरे दिमाग में घंटी बजी, जब डील हो गई सब कुछ हो गया तो ये टैंक फुल को करा रहा है। नॉर्मली तो केस में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार एक टायर ही खोल ले, कुछ गाड़ी तो जा ही रही है, कुछ सामान इसमें से वो कर ले। मैं क्या आप तो उसका, मैंने उसको पूछा
मगर सर आप ये आप कह रहे हो कि टैंक फुल करा दो, तो बोले कि भाई देखो मेरा एक बिलीव है कि जो गाड़ी जिसने मुझे कमा के दिया है और वो मेरे घर से खाली पेट नहीं जानी चाहिए। वेरी गुड। ये तो उन्होंने अपना एथिक बताया, लेकिन फिर मैंने जो कंपेयर किया मार्केट से, तो उनके एक एथिक के चक्कर में कि भाई वो बंदा गाड़ी जेन्युइन देते हैं या गाड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, उनकी ये सोच है, उनकी गाड़ी मार्केट से भी 50,000 रुपए महंगी बिकती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक अपना एक ब्रांड इमेज बना रखी है। तो आप ऐसे ब्रांड इमेज वाले अगर आपको डीलर मिल जाए तो आपको बहुत अच्छी चीज डील मिल जाएगी, क्योंकि जो आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, इवन उनका एक एथिक है वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज है वो, दिमाग आज तक में वो चीज मेरे दिमाग में हिट रहती है कि भाई देखो वो ऐसा भी है। और ऐसे भी होते हैं कि आपने डील कर ली, उसके बाद आपके टायर चेंज कर देंगे, सामान पार्ट बदल देंगे, ऐसा भी बैठे, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। यानी अब तक जो बात समझ में आई कि हमें अवेयर बायर बनना पड़ेगा अगर हम कोई भी गाड़ी खरीदने चाह रहे हो, कमर्शियल या नॉन कमर्शियल। अगर हमें जानकारी नहीं है तो किसी जानकार आदमी को लेके जाएं जो सही में हमें गाड़ी प्रॉफिट देगी, नहीं तो लगेगा कि भैया पैसा हमारा डूब गया, हम फिर ब्लेम देंगे कि भैया उसने हमें चीट कर दिया। क्या आप जाओ तो जो भी कंपनी है ऑप्शन कर रही है, कोई डीलर जिससे भी गाड़ी आप ले रहे हो, आप अपने क्वेरी करो पूरी, पूछो उससे, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में मत काम करो कि भाई जाके गए और तुरंत आज ही ले, तो वहां पे होता है जितने मन में क्वेश्चन आ रहे हैं सब पूछ लो उससे, क्लियर करो, एक बार जाओ, 2 बार जाओ, विजिट कराओ, किसी एक्सपर्ट को लेके जाओ साथ में, आप अपना मैकेनिक से चेक करवा सकते हो। कई कंपनी फैसिलिटी देती है, आप मैकेनिक चेक करा सकते हो यार्ड के अंदर, पहले अपने देख लो, चेक कराओ अपना, एक जिस बंदे को नॉलेज है उसको ले जाओ साथ, बता देगा आपको। दूसरी बात जो आपने हाईलाइट की है कि प्रॉब्लम डील में नहीं होती, प्रॉब्लम कैलकुलेशन में होती है कि वह कई बार सही कैलकुलेशन नहीं कर पाता, गाड़ी तो उसके सामने रखी हुई है, वो कोई मिस कर गया कि वो यार इसमें इतना काम करवाना पड़ेगा, वो या तो उसको नॉलेज नहीं है, किसी को लेके जाए तो कैलकुलेशन उसकी ठीक रहेगी। तो ये नहीं कहेगा 5 लाख की गाड़ी खरीदी मुझे 12 लाख की पड़ गई, 12 लाख बाद में जो कॉस्ट ऐड हो रही है, बाद में पता चला चेसिस में भी चेंज है, वो भी ठीक करवा रहे हैं, ब्रेक शोकर हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, दुनिया भर के काम हो रहे हैं। हाँ वो तो सर मेंटेनेंस का होता है ना, एक्चुअली क्या ना, बाद में पछताने से पहले आप अपना प्रॉपर चेक करो, टाइम लेके चीजों को, मार्केट में ट्राई करो आप कि एक्चुअली उस गाड़ी का मार्केट रेट क्या है, मार्केट में रेट क्या है, उसके बाद आप ऑक्शन कंपनी है जहां से भी गाड़ी ले रहे हैं, मार्केट रेट मतलब ये सेकंड हैंड गाड़ी की मार्केट होती है, हाँ, वो कितने में बिकेगी आइडिया मिल जाता है आदमी को, तो उससे क्या है कि आपको 10-20% का फायदा मिल जाएगा। एक तो धैर्य रखना है और रिसर्च करनी है और एक जानकार को अपने साथ रखना है, तो बहुत सी प्रॉब्लम आपको सोल्व हो जाएगी। मनोज जी, अगर कोई इस ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आना चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी लूं और पैसे कमाऊं, तो उसको शुरू में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शुरू में कौन कौन सा स्टेप वो उठाए इसमें एंट्री करने से पहले? सर देखो, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आने के लिए आपको सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई बिजनेस करते हो आप, अगर आप छोटी नॉर्मल दुकान भी खोलते हो तो आपकी आप नॉलेज लेते हो। जैसे पहले होता था कोई दुकान खोलने करते तो पहले वो दुकान पे जाके बैठता था, सीखता था, देखता था, लेकिन ट्रांसपोर्ट में आने के लिए आज के टाइम पे क्या है कि एक डिजिटल टाइम है, तो आपको एक नॉलेज लेनी पड़ेगी कि आपको किस ट्रांसपोर्ट लाइन में आना है। उसमें 2 तरह के ट्रांसपोर्ट यूजर होते हैं, एक होता है कैप्टिव यूजर होता है। कैप्टिव मतलब कि जिसका खुद का काम है, मतलब मेरा अगर कोई पर्सनल काम है, मैं पर्सनल काम में गाड़ी चलाना चाह रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है भाई, मैं 2-3 गाड़ियाँ आपके ट्रांसपोर्ट पे लेता हूँ, भाड़े पे लेता हूँ, हर महीने मुझे जरूरत पड़ती है, डेली जरूरत पड़ती है 1-2 गाड़ी की, तो मैं अपने यूज के लिए गाड़ी ले सकता हूँ। ठीक है, फिर आपको ये होना चाहिए कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ से आपको गाड़ी ट्रांसपोर्ट भरना है, भाड़ा कहाँ से आपके सूट पे चलाना है, कहाँ से ड्राइवर आपको कहाँ से मिलेगा। ट्रांसपोर्ट में तो आप तो गाड़ी चलाओगे नहीं, आप चलवाओगे। सही बात है। ठीक है, और फिर इसके अंदर इसके मेरिट डिमेरिट दोनों होते हैं, दोनों चीजें देख के फिर आपको आना चाहिए। और आपके साथ बड़ी नॉलेज, आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप नए आदमी हैं, सिर्फ आपके पास पैसा है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि भाई लोग ट्रैप में फंसा लेते हैं कि रिटायर हुआ है, कहीं से आया है, इसके पास पैसा है तो इसको बस ट्रक बनवा। और एक कोट बोलते हैं लोग, ये हंसने वाली बात है, कहते हैं कि बोला अगर कोई पड़ोसी आपसे थोड़ा सा ईगो रखता है, दुखी रखता है, उसको ट्रक बनवा दो। तो वो क्या है कि उस ट्रक में उलझ जाएगा, आपकी तरफ ध्यान हट जाएगा उसका। ये बात बढ़िया बताया आपने। एक ऐसी गलती
जो हर हालत में नहीं करनी चाहिए, जो कमर्शियल व्हीकल या किसी भी तरह का व्हीकल खरीदने जा रहा है? सर वो एक है, आपको अगर नीड है और आपको आवश्यकता है तो आप चीज बनाए। कई बार लोगों ना अननेसेसरी में नीड नहीं है, अब अकेला आदमी चल रहा है, जैसे अब डिस्कशन हो रहा था, अकेले चल रहा है, उसको भीड़ भाड़ एरिया में चलना है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है बड़ी गाड़ी लेने की, कहाँ चलाएगा? वो स्टेटस सिंबल लगता है। सर सिंबल है, बट है कि अगर आपका स्टेटस है तो आप बनाओ, कोई इशू नहीं है। हंसोगे तो फिर दिक्कत आएगी ना बात। स्टेटस है, जबरदस्ती देखा देखी ले ली तो वहाँ दिक्कत आएगी। हाँ, देखा देखी नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी ने लिए भाई, हो सकता है पड़ोसी का क्या काम है। आपने इतनी गहरी जानकारी दी, इतनी खूबसूरत जानकारियां दी हैं, आपको ये नॉलेज जो है कहाँ से आई? मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्ट है आपका इस फील्ड में, तो आप कब से इस लाइन में आए? सर मेरा पैशन था, ये समझो कि मैं पहला जॉब था मेरा जी। 2002 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में आया। फाइनेंस इंडस्ट्री में मैंने काम किया फाइनेंस में, और उसके बाद में फिर मैं जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा गया फिर मैं सेल्स में आ गया। सेल्स के बाद में मैंने कुछ टाइम आपके मार्केटिंग में भी काम किया। विंग मार्केटिंग मतलब क्या है कि कंपनी के लिए जो होता है ना, जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जहाँ भी, तो वो उसके लिए एक सोर्स के लिए PSU बैंक के साथ काम किया है, सरकारी बैंकों के साथ भी किया है काम, तो काफ़ी बढ़िया है। एक सेल्स का भी तजुर्बा है, तो बस मार्केट में आप जैसे लोग मिलते हैं। क्या बात। तो ये जो फाइनेंस की नॉलेज है हर क्षेत्र में काम होती है, जैसे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स में कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल की नॉलेज वहाँ लाभ देती है। तो सब देखो, सीधी सी बात है कि आप कोई भी नॉलेज आपकी बेकार नहीं जाती। आपको अगर छोटा सा भी काम कर रहे हैं कि काम आएगा आपको, क्योंकि आज के टाइम पे सब कुछ तो फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंड है। जब फाइनेंस की लाइन में है, आपको इतना ज्ञान है, फाइनेंस के लाइन में एक बात बोली जाती है कि सबसे करप्ट लाइन है ये, क्या ये सही है या लो ये मिथ है एक? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आपके यूज के ऊपर है, सर मैं एक उदाहरण देता हूँ। चाकू है, आपको एप्पल काटना है, किसी गर्दन काटनी है, वो आपकी सोच के ऊपर है कि आपको करना क्या है। जो मिसयूज करते हैं तो वो वहाँ गड़बड़ हो जाती है, जो सामने वाले को बेवकूफ बनाते हैं कि अपना फायदा हो जाए। हाँ, बना के ये स्कीम ले ले यार, ये ले ले, मेरी कमीशन बन जाएगी बस। सब देखो, फाइनेंस इंडस्ट्री में क्या होता है, एक हमारे सुपर बॉस वो एक चीज बोलते थे कि जब हम तो यंग थे, कहते थे कि एक वर्ड होता है, एक तो सिंपैथी होता है, एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब एम्पैथाइज, यानी कि आप उसको अपने को उसकी जगह रख के देखो। मतलब मैं अगर अमित जी की क्या सिचुएशन है, मैं अगर उस अमित जी की सिचुएशन में ढल के देखूंगा, सोचूंगा ना, तो मैं कभी गलत नहीं करूंगा किसी के साथ जी। तो फाइनेंस में यही होता है कि जिसने लोन लिया है, तो अगर आप उसकी तरफ सोच के चलोगे, या गाड़ी किसी को दिला रहे हो या कोई, तो आप कभी गलत नहीं करोगे उसके साथ में, कि देखो अगर इसी जगह मैं भी हो सकता हूँ, तो आप वो सोच के चलोगे ना, तो आप कभी गलत नहीं करोगे किसी के साथ। अगर कोई नौजवान जैसे भी कॉलेज पास आउट किया है, वो फाइनेंस की लाइन में आना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि सीधा जुड़ जाए या पहले कोई कोर्स करे फाइनेंस का? वो नहीं, फाइनेंस से कोर्सेज हैं आजकल, आपके MBA करते हैं, MBA फाइनेंस में लोग करके आ रहे हैं। आजकल की जनरेशन पहले ही बहुत एक्टिव है, लेकिन क्या है कि उनको थोड़ा सा जो यंग जनरेशन है ना, उनको फाइनेंस का वो उसमें नहीं घुसते ज्यादा। आज के टाइम पे पहले क्या था कि अर्निंग कम थी आदमी को, तो उसको मैनेज करना पड़ता था। आज के टाइम पे क्या है कि जो यूथ है ना, उसकी अर्निंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेज नहीं है। वो उसको, मैं तो कहता हूँ कि हर माँ बाप को बच्चे को ना छोटी सी फाइनेंस नॉलेज देनी चाहिए। बच्चे को जब आप उसका जॉब लगे ना, तो उसको आप मैनेज करो एज ए मेंटर उसको ना आप, क्योंकि एकदम से उसके पास पैसा आना शुरू होता है, तो वो तो यह कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, जरूरी है एक। और मैं तो कहता हूँ कि हर माँ बाप को, जिसको भी है कि जहाँ भी आप पे नहीं आ रहा है, जो आपके नॉन में है, उसको नॉलेज है, आप उससे मिलवाओ, बच्चे को बताओ, जब ही बच्चा वो उस चीज को मैनेज कर। आजकल क्रेडिट कार्ड का भी बहुत यूज हो रहा है, तो बढ़िया क्रेडिट कार्ड, इसमें क्या दिक्कत आती है? ये सब देखो, क्रेडिट कार्ड का बहुत अच्छी चीज है, मैं बताऊँ, मैं भी यूज करता हूँ क्रेडिट कार्ड, और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने बैंक को 1 रुपया पेनल्टी का नहीं दिया, काफी टाइम हो गया उसको। कारण उसका ये है कि अगर मेरी 50,000 की मेरी अर्निंग है और मेरी महीने में कैपेसिटी 50,000 खर्च करने की है, तो मैं क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 50,000 ही खर्च करूं, और जितना पैसा मैं क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहा हूं, उतना पैसा मेरे खाते में हमेशा होना चाहिए।
कि सो दैट क्या है कि जब मेरी उसका टाइम आएगा, पेमेंट का टाइम आए, तो मेरा पेमेंट इजीली चला जाए। अगर आप डिफॉल्ट हो गए तो क्रेडिट कार्ड, फिर आप फंस जाओगे इस ट्रैप। आपका इतना अनुभव रहा है, कम से कम 25 एक साल हो गए आपको फाइनेंस की लाइन में, तो आज के नौजवानों को अगर आप कोई एक गोल्डन रूल बताना चाहें फाइनेंस का, तो आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे बड़ा रहेगा, आपको जो भी खर्चा करना है, आपकी जो इनकम है अकॉर्डिंग टू आपको इनकम करके चलना, इनकम के हिसाब से कर चलना, जो आपकी फिक्स इनकम आ रही है। मेरे को होता है कि कभी कभार पैसा आ गया एकदम से, आपको अपनी जो फिक्स इनकम है उसके हिसाब से खर्चा करना चाहिए। जितनी फिक्स इनकम है उससे थोड़ा कम ही करे, उसके अनुरूप ही खर्च करे, और जो पैसा आपको एक्स्ट्रा आ रहा है उसको अपना वैसे आप इस्तेमाल करें उसको। आज का यूथ क्या करता है कि अगर 1 लाख कमा रहा है तो 1.5 लाख खर्च कर रहा है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़। आप समझे नहीं, घूमने जा रहे हैं तो लोन पे जा रहे हैं, कोई चीज लेनी है, मैरिज करनी है तो मैरिज के लिए लोन मिल रहा है आदमी को, हर चीज के लिए लोन मार्केट अवेलेबल है। वो आदमी मतलब बिना सोचे, बिना नीड के आदमी लोन ले लेता है। वो एक एड भी तो आता है कि वो वाइफ देख रही है शोरूम में हार टंगा हुआ है, लेकिन वो देखते हैं रेट इतना है, ले नहीं सकते, तो अंदर से एक आदमी आता है, ले लीजिए ना, ईएमआई पे अवेलेबल है। इवन मैं बताऊं, मैं अपने कुलीग के साथ बैठा हुआ था, उनके पास मेरे को कॉल आया किसी बैंक से, सर ऐसे पर्सनल लोन दे रहे हैं और ऐसा इतना पैसा आपके पास आ जाएगा, और ये उन्होंने बिना सोचे हाँ ठीक है कर दो। वो आधे 1 घंटे में तो वो पैसा भी क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उनका पैसा आ गया। अब कहते हैं यार मुझे इसको जरूरत ही नहीं, यार मैं ले क्यों लिया ये। मैं कह भाई अब तो आप बन गए, आपको 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो देते हैं ना, कहते हैं मैं करूँगा क्या इसका। तो बिना सोचे समझे लोन लेना भी सही नहीं होता। बहुत खूब, बहुत अच्छी आपसे कन्वर्सेशन रही। अब हम लास्ट राउंड की तरफ आ रहे हैं, रैपिड फायर। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको तुरंत जवाब देना है, 1 या 2 शब्दों में, हाई एनर्जी के साथ। मैं हाई एनर्जी के साथ पूछूंगा आपको एकदम। ऑक्शन में सबसे कॉस्टली मिस्टेक? जल्दबाजी। फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग, विच इज सेफ? आपका फिक्स। 0% फाइनेंस, रियलिटी या ट्रैप? ट्रैप। ट्रक खरीदते समय फर्स्ट चेक? डॉक्यूमेंटेशन। न्यू बायर की सबसे बड़ी कमजोरी? जल्दबाजी। ट्रक ट्रांसपोर्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी या रिस्क? बहुत। कोई एक पक्ष में नहीं गया आप? नहीं, और इसमें क्या है कि ना आपका डिपेंड करता है उसके ऊपर, दोनों चीजें हैं इसमें। सिर्फ 2 शब्दों में, बैंक ऑक्शन व्हीकल। अच्छा है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आए और बहुत अच्छी बातें और बहुत गहराई की बातें बताई, जिससे सुनने वालों को जरूर फायदा होगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, आपने जो मुझे बुलाया और जो भी हम डिस्कशन किया फाइनेंस को लेके, या जो भी टॉपिक हमारा रहा, आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और वो उनसे बहुत अच्छी उनको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद सर। थैंक यू। दोस्तों, आज की डिस्कशन से एक बात क्लियर है कि सस्ती दिखने वाली हर डील स्मार्ट नहीं होती, या दूसरे शब्दों में कहें कि सस्ती दिखने वाली हर डील वास्तव में सस्ती नहीं होती। खेल अवेयरनेस का है। जो बायर अवेयर है वही इस मार्केट से फायदा उठा सकता है। इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। अगर आपने बिना समझे इस मार्केट में एंट्री ली तो समझिए कि आपका लॉस निश्चित है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल रियल लाइफ डिसीजन वाले पॉडकास्ट चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक शानदार दमदार पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। लेट द इनसाइट्स स्पीक।